हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए अपना साप्ताहिक करंट अफेयर्स की जो सीरीज है इसको शुरू करेंगे। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भारतीय श्रम कानून। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय श्रम कानून क्या है। तो श्रम जो है वो समवर्ती सूची में आता है, इसीलिए केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने जो श्रम कानून है उसे बनाते हैं। वर्तमान में 200 से अधिक राज्य श्रम कानून और लगभग 50 केंद्रीय श्रम कानून हैं। मुख्य रूप से इसको 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है कार्यस्थल की दशा, मजदूरी और वेतन, सामाजिक सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा और औद्योगिक संबंध। भारत ने कुछ राज्यों में श्रमिक कानूनों को पिछले दिनों शिथिल किया था। हाल ही में देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संघों ने पत्र के माध्यम से देश में श्रम कानूनों के निलंबन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के समक्ष उठाया था और साथ ही इस विषय पर ILO के हस्तक्षेप की मांग की थी। ILO की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कुछ अन्य राज्यों ने आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति का हवाला देते हुए आगामी 2 से 3 वर्षों के लिए बड़ी संख्या में श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। आगे है चार धाम परियोजना क्या है, इसको जानेंगे। तो इस परियोजना के अंतर्गत 900 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया जाएगा जो तीर्थ स्थल है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ेगा। इस पर अनुमानित जो खर्च है वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए का होगा। इस राजमार्ग को चार धाम महामार्ग कहा जाएगा और इसके निर्माण की परियोजना का नाम चार धाम महामार्ग विकास परियोजना मतलब चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा। इस परियोजना के अंदर वर्तमान सड़कों की चौड़ाई को 12 मीटर से बढ़ाकर 24 मीटर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर सुरंग, बाईपास, पुल, भूमिगत मार्ग एवं जल निकास बनाए जाएंगे। चार धाम परियोजना से जुड़ा हुआ दूसरा क्या न्यूज है, चंबा टनल। ये क्या है इसको जानेंगे। तो कोविड-19 और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने के बाद भी BRO की टीम ने इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है। कोरोना जैसी महामारी के समय सीमा सड़क संगठन BRO के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों ने इस टनल के निर्माण से देश में विकास में बड़ा योगदान दिया है। जनवरी 2019 में चंबा टनल को बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। निर्धारित तिथि जनवरी 2021 से 3 माह पहले ही यातायात के लिए यह सुरंग खुल जाएगी। नेक्स्ट क्या हेडलाइन हमारा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। BCCI ने रोहित शर्मा को 2020 के लिए नामांकित किया है। तो BCCI ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामांकित किया है। भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा 2019 के ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। अब ये जानेंगे कि रोहित शर्मा को नामांकित क्यों किया गया है। तो रोहित शर्मा सीमित ओवरों से प्रारूप में भारत के उपकप्तान हैं। भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा साल 2019 के विश्व कप में 5 शतक लगाने का करिश्मा दिखाया था। इसके अतिरिक्त T20 क्रिकेट में 4 शतक बनाने वाले वे पहले बल्लेबाज भी बने। रोहित शर्मा साल 2017 के बाद से वनडे क्रिकेट में 18 शतक लगा चुके थे, जिसमें 8 बार उन्होंने 150 से ज़्यादा का स्कोर भी बनाया था। उन्होंने इस दौरान क्रिकेट में भी ओपनर के तौर पर मौका मिलने पर दोनों पारियों से शतक बनाने का कमाल दिखाया था। तो ये इनके कारण है जिसे चुना गया है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, नवीन विकास बैंक। चलिए इसको जानते हैं। तो ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री मार्कोस प्राडो ट्रायोजो को शंघाई स्थित नवीन विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्हें ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में अनुभवी भारतीय बैंकर KB कामत के स्थान पर नियुक्त किया गया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वीडियो सम्मेलन के माध्यम से विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में शामिल हुई। भारत के अनिल किशोर को सम्मेलन के दौरान NDB के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। साथ ही हम लोग यह जानेंगे कि इस बैंक की स्थापना जो है वो 2014 में ब्रिक्स के सदस्य देशों रूस, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन द्वारा की गई थी।
यह बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाता है। यह वैश्विक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जुटाना है। नवीन विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली जो वार्षिक बैठक थी वो कब हुई थी? 2016 में चीन के शंघाई शहर में आयोजित की गई थी। यह सार्वजनिक और निजी दोनों परियोजनाओं का समर्थन करता है। इस बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। नेक्स्ट है, लोकसभा नॉमिनेट्स 15 MPs एज एसोसिएट मेंबर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। इसको जानेंगे अच्छे से। तो लोकसभा अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 15 सांसदों को पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करने में समिति की पहचान के लिए परिसीमन आयोग के सहयोगी सदस्यों के रूप में नामित किया है। इसकी क्या पृष्ठभूमि है, इसको समझेंगे। तो परिसीमन आयोग ने लोकसभा अध्यक्ष और पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की विधानसभा के अध्यक्षों को हाल में पत्र लिखकर समिति के सहायक सदस्यों के नाम देने को कहा था। जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोई विधानसभा नहीं है, परंतु यहाँ विधानसभा का प्रावधान किया गया है। संसद सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इस कार्य में आयोग की मदद के लिए शामिल किए जाते हैं। आगे जानेंगे परिसीमन क्या है। तो परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है विधानसभा से युक्त किसी राज्य के अंदर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। आगे है कि परिसीमन का कार्य कौन करता है। तो परिसीमन का काम एक अति सशक्त आयोग करता है जिसका औपचारिक नाम परिसीमन आयोग होता है। यह आयोग इतना सशक्त होता है कि इसके आदेशों को कानून माना जाता है और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आयोग के आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि से लागू हो जाते हैं और इन आदेशों की प्रतियां जो है वो लोकसभा में अथवा संबंधित विधानसभा में उपस्थित होती है। इनमें किसी संशोधन की अनुमति नहीं होती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि परिसीमन आवश्यक क्यों है। तो जनसंख्या में परिवर्तन को देखते हुए समय समय पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव क्षेत्र का परिसीमन नए सिरे से करने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सदनों की सदस्य संख्या में भी बदलाव होता है। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जो है वो जनसंख्या के अलग अलग भागों को समान प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना होता है। इसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि चुनाव क्षेत्रों के लिए भौगोलिक क्षेत्रों को इस प्रकार न्यायपूर्ण ढंग से बांटा जाए जिससे किसी एक राजनीतिक दल को अन्य दलों पर बढ़त न प्राप्त हो सके। अब जानेंगे सक्रिय औषधि सामग्री, इसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API कहा जाता है। तो सरकार ने हाल ही में पैरासीटामोल की सक्रिय औषधि सामग्री के निर्यात से अंकुश हटाने की घोषणा की है। इसकी क्या पृष्ठभूमि थी। तो कोरोना वायरस संकट के बीच सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए पैरासीटामोल और उसके फॉर्मुलेशन के निर्यात पर अंकुश लगा दिया था। अब विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने पैरासीटामोल API के निर्यात पर लगे अंकुश को भी हटा दिया है। भारत ने पिछले 2 माह में 120 से अधिक देशों में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की आपूर्ति की बात कही है। कोविड-19 महामारी के बाद इन दवाओं की मांग बढ़ गई है। तो हमारा जो है सक्रिय औषधि सामग्री API क्या है, इसको भी समझेंगे। तो सक्रिय औषधि सामग्री API का प्रयोग टैबलेट, कैप्सूल और सिरप बनाने के लिए कच्चे माल की तरह किया जाता है। किसी भी दवाई के बनने में API की मुख्य भूमिका होती है और इसी API के लिए भारतीय कंपनियां बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। तो सक्रिय औषधि सामग्री किसी दवा का वह भाग होता है जो रोग को ठीक करने की क्षमता रखता है। आपने कई बार दवाइयाँ जब खरीदते हैं उस समय टैबलेट पर देखा होगा डोलो 650 पैरासीटामोल। तो इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि इस टैबलेट में 650 mg सक्रिय औषधि सामग्री है जो आपके ज्वर को यानी आपके बुखार को ठीक करने में सहायता पहुंचाएगी। दवाई बनाने वाली कंपनियां में भी 2 तरह की कंपनियां होती है। अधिकांश कंपनियां सक्रिय औषधि सामग्री बनाती है और इन दवाइयों को लेकर दूसरी कंपनियां इसका फॉर्मुलेशन तैयार करने का काम।
अब जानेंगे मुद्रा शिशु ऋण। अभी कुछ दिन पहले ही यह योजना आई है, आइए इसको जानते हैं थोड़ा। तो मुद्रा योजना के तहत 50,000 से 10 लाख तक का लोन मिल जाता है। इसमें 3 तरह के लोन होते हैं। पहला क्या है, शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। दूसरा है किशोर लोन के तहत 50,000 से 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। और तीसरा क्या है, तरुण लोन, यानी किशोर से जो बड़े लोग हैं उनके तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक लोन ले सकते हैं। शिशु मुद्रा लोन योजना है क्या, पहले इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत कोई व्यक्ति दुकान खोलने, रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने जैसे छोटे काम के लिए बैंक से 50,000 रुपये तक का लोन ले सकता है। इससे अपना रोजगार कर सकता है और केंद्र सरकार के साथ छोटे स्तर पर व्यापार करने वालों को मदद करने का है। इसीलिए शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत सिर्फ छोटे व्यापारियों को लोन मिल सकता है। मुद्रा शिशु ऋण जो है, इसके अंतर्गत कुछ मुख्य बातें और भी है, इसको जानेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेने वालों को 12 महीने तक सरकार ब्याज में 2% तक छूट देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 1 लाख लाभार्थी 1 वर्ष के लिए 2% का ब्याज लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार 12 महीने की अवधि के लिए तुरंत भुगतान करने पर 2% का ब्याज अनुदान देने की घोषणा की है। इससे मुद्रा शिशु लोन ये लोगों को 1500 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 जो है, इस महामारी को मद्देनजर रखते हुए दुकानदारों, विशेष रूप से छोटे व्यवसाय वाले को कष्ट न झेलना पड़े। वित्त मंत्री के अनुसार मुद्रा स्कीम के तहत अब तक 1.62 मतलब 1.62 करोड़ रुपए का लोन बांटा जा चुका है। मेरा जीवन मेरा योग। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरा जीवन मेरा योग नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है। यह प्रतियोगिता 21 जून 2020 को मनाए जाने वाले 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू की जा रही है। इस प्रतियोगिता में पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को विभिन्न योगाभ्यास जैसे आसन, क्रिया, प्राणायाम और मुद्रा पर एक 3 मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा। प्रतिभागियों को यह संदेश भी शामिल करना होगा कि इन योगाभ्यासों ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है। ठीक है, इस प्रतियोगिता के लिए 1 लाख रुपए का पहला पुरस्कार, 50,000 रुपए का दूसरा पुरस्कार और 25,000 रुपए का तीसरा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो योग क्या है और किस प्रकार से ये हमारे योग दिवस के रूप में आया? तो भारत ने ऐसे कई कदम उठाए हैं ताकि भारत सहित पूरी दुनिया के लोग योगा अभ्यासों को अपना सके। वर्ष 2014 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी योग के बारे में चर्चा की और एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका ने संबंध समाप्त किए, इसमें जानेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए निर्धारित इस धन को अमेरिका दुनिया भर की अन्य तात्कालिक आवश्यकताओं के साथ वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर से आवंटित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक लाइव भाषण में चीन पर आरोप लगाया कि अमेरिका के लगभग $450 मिलियन की तुलना में चीन द्वारा प्रत्येक वर्ष WHO को केवल 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के बावजूद चीन का इस संगठन पर पूरा नियंत्रण है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर देगा क्योंकि वे अमेरिका के अनुरोध पर कार्य करने में विफल रहे हैं और इस संगठन में बहुत सुधार होने चाहिए।